बहरहाल बलूचिस्तान की बात तो हो ही रही है। दो तीन चीजें वहां पर जो देखने लायक होंगी। एक तो महमूद खान अचकजई जो हैं, उन्हें उस्मान काकड़ का जो बेटा है ना, उसकी सूरत में एक चैलेंज का सामना है पहली दफा पश्तून बेल्ट में। खुशहाल काकड़ जो है, एक ही पार्टी में? नहीं, वो उस्मान काकड़ का बेटा जो है, खुशहाल काकड़ की सरबराही में एक और पश्तूनख्वा पार्टी बन चुकी है जो हर हलके पे लड़ रहे हैं। और जो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी से इन्होंने 6-7 बड़े अहम लोग निकाले थे, वो उसके साथ जाके शामिल हो गए। तो अब ये है कि मौलाना साहब के मुकाबले में वहां पर पश्तूनख्वा ने अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया है और उसका ये होगा कि महमूद खान के मुकाबले में JUI का जो कैंडिडेट है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग उन्होंने नहीं खड़ा किया। तो अगर खुशहाल खान काकड़ हरा देता है महमूद खान को, ये बहुत बड़ा अपसेट होगा। नौजवान है, नौजवान जो है ना, देखें वसत साहब भी इस पर अगर कमेंट करना चाहें, जो वहाँ की यूथ है ना, जो नेशनलिज्म की तरफ एक ज़माने में, और महमूद खान और समद खान अचकजई, वो यूथ थोड़ी सी डिसग्रंटल्ड है, वो ज़्यादा खुश नहीं है जो अचकजई साहब की सियासत थी। हमने देखा कि वहाँ पर PTM ने इन रोड्स बनाए, फिर हमने देखा कि NDM वहाँ पर दावड़ की बड़ी फॉलोइंग है, और फिर जैसे ही एक यंग लड़का जिससे अब उसको समद खान अचकजई के बाद एक बड़ा सियासी शहीद माना जाता है पश्तून बेल्ट में, बलूचिस्तान में, उसका एक यंग बेटा आके और महमूद खान को वो चैलेंज कर रहा है। तो ये देखने वाला, ये एक जेनरेशनल चैलेंज है जी, क्योंकि है दोनों की नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स है जी, लेकिन जो नौजवान है वो नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा एल्डर जनरेशन के साथ। That's what you're saying. जी। और ये तो देखो ना, वो जो तूने जनरेशनल टर्म इस्तेमाल की, कि मैं जब 20-22 साल का होता हूँ तो मेरा बस नहीं चलता कि ये मैं ज़मीन पलट दूँ, ये इनकलाब कल तक क्यों, ये कहना कल इनकलाब आ रहा है तो मैं कहता हूँ आज शाम तक क्यों नहीं आ रहा, ये कैफियत होती है ना। अच्छा, और उस वक्त हर आदमी के अंदर एक चिगवेरा होता है, एक मंजूर पश्तीन होता है, एक नवाब खैर बख्श मरी होता है, कुछ भी हो सकता है उस एज में। जब वो एज के साथ साथ आगे बढ़ता है तो वो खुद एक इस्टेब्लिशमेंट बन जाता है, एक खलीफा गिरी, एक जो है तो छोटी मोटी, हर आदमी छोटा मोटा बादशाह होता है। तो वहाँ फिर वो उसको चाहिए कि जो नया ब्लड, हम क्यों कहते हैं कि हर पार्टी में नया ब्लड सर्कुलेट करना चाहिए, अगर उसे वाकई वाइब्रेंट रहना है, वायबल रहना है और लोगों से जुड़े हुए रहना है। तो आप ये देखिए कि पीपल्स पार्टी 70 में इससे ज़्यादा यंग ब्लड किस पार्टी में होगा? सबसे ज़्यादा जोश, इनकलाब, जो आलमी साम्राज्य, हर चीज़, पूरी नमकियात पूरे थे। फिर अब वही पार्टी जो है वो साथ खुद एक इस्टेब्लिशमेंट बन गई है और उसमें बड़े बड़े डायनासोर बैठे हुए हैं, और कोई नया ब्लड जो है वो उसी ख़ानदान से तो आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत, कि उसके अलावा आपको नज़र नहीं आता। यही जो है ये नवाज शरीफ वालों के साथ हुआ है कि 90s में ये फुर्तियाँ दिखा रहे होंगे अपने बल पे या किसी और के बल पे, लेकिन अब जो है वहाँ भी खलीफा गिरी है, वो भी रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। तो यहाँ आके फिर पार्टियाँ टूटती, फिर उनमें से जाहिर है कि रास्ता फिर कोई और नहीं होता ना, कि या तो आप इनकी बैत करें या फिर आप अपना अलग रास्ता लें। तो उनका मिली अवामी पार्टी के साथ भी ये हुआ है। मसलन इनके जो वालिद थे अब्दुल समद अचकजई, वो अपने ज़माने के बहुत बड़े हुर्रियत पसंद आदमी थे, उनसे बड़ा इनकलाबी सहाफ़ी, अंग्रेज़ दुश्मन, मतलब अब्दुल गफ्फार खान के लेवल के थे, बिल्कुल दोनों दोस्त थे ना। क्या आग थी उनपे। उसके बाद उस लेगेसी को महमूद खान को बैठे बैठाए मिल गई ना, वो उन्होंने बहरहाल इसे चलाया। अब महमूद खान को चाहिए कि आगे की तरफ कर देता। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं बड़ा शौकीन हूँ बतौर सूबा सिंध, बतौर पंजाब या बतौर KP, कि यार 18वीं तरमीम के तहत मुझे मरकज के इख्तियारात मेरे पास होने चाहिए। अब इख्तियारात मुझे मिल गए एज ए सूबा, अब मैं नीचे देने को तैयार नहीं हूँ।
तो पॉलिटिकल पार्टीज का भी कुछ इसी तरह पर डाला गिरता है और इसीलिए वहां फिर धड़े टूटते हैं, धड़े बनते हैं। और जी शायद उस्मान काकर साहब की आपने बात की तो मुझे ये बात समझ में आ रही है जी। मतलब हम पार्लियामेंटेरियंस को अक्सर हम रगड़ा देते रहते हैं, लेकिन कभी कभी आपको पार्लियामेंट में ऐसी शख्सियात मिलती हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि यार इनमें हिम्मत हौसला कहाँ से आ रहा है। और उनकी जो सेनेट की स्पीचेस, अगर आपने इंटरव्यू सुने हो, स्पीचेस सुनी हो, इस मुल्क में इस रियासत में रहते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर सच बात करना, डायरेक्ट बात करना, तो आई कैन सी कि अगर उनकी औलाद में से कोई अभी उभर के सामने आ रहा है तो इट मेक सेंस। हाँ, अच्छा, इसमें जो बलूचिस्तान में आपको याद होगा कि अभी जो अख्तर मेंगल साहब ने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए वो रिजेक्ट हुए, उनको कोर्ट जाना पड़ा, तो आपको लगता है कि बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल साहब के लिए कोई माहौल तब्दील हुआ है? यार सिर्फ अख्तर मेंगल का मसला नहीं है। देखो बलूचिस्तान में दो तरह के फैक्टर्स हैं। एक वो जमातें हैं जो कौमी दायरे में सियासत करना चाहती हैं कि यार जो भी मिलना है या नहीं मिलना है इसी दायरे के अंदर जिद्दोजहद करनी चाहिए, वो फिर पार्लियामेंट में और सेनेट में जाते हैं, वो जमातें आपके सामने हैं। दूसरी एक बहुत बड़ा चंक है जो कि यंग चंक है कि वो कौमी धारे को ही नहीं मानता। वो कहते हैं कि हम जो हैं इस मुल्क से वो नहीं है, ये नहीं है, जाना नहीं चाहते, हम तुम्हारी शक्ल से ही बेजार हैं। उनका जो बेसिक मसला इसलिए कि 70 में ये सूबा बना बलूचिस्तान का, वाहिद जो रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत आई है बलूचिस्तान में, जिसे सही मानों में रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत कहेंगे, वो आई है गौस बख्श बजंजा और अताउल्लाह खां मेंगल की हुकूमत जी। पहली जो हुकूमत थी वो भी फिर भुट्टो साहब से ने कोई 2.5 साल मतलब 1.5 साल भी बर्दाश्त नहीं हुई, वो तोड़ ताड़ के। उसके बाद से आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं बलूचिस्तान में वो हिज मेजेस्टीज लॉयल गवर्नमेंट्स रही। बलूचिस्तान वाहिद सूबा है कि 70 से लेके आज तक वो रिमोट कंट्रोल पे है। 4 मिलिट्री ऑपरेशन रिमोट कंट्रोल पे है, लेबोरेटरी है, गवर्नर हर तरह का तजर्बा, ऑपरेशन करना हो, तजर्बा करना हो, पॉलिटिकल कोई एसिड को इसके साथ उसके साथ मिलाना हो, ये सारे में तजर्बा करना हो, गवर्नर रूल लगाना। वो चले ये